हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉलो कराने के लिए है। किस तरह से आप अपने ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फुल अटेंशन के साथ क्लियरली फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें। किस तरह से हम उस परफेक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो अर्नब है या यूट्यूब पे दूसरे बच्चे हैं, वो कितने अच्छे से मतलब अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। आप देखते हो कि बिना किसी बिहेवियर इश्यूज़ के कितने अच्छे से वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है गाइस कि ऐसा क्यों होता है कि ये बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। बिकॉज जब प्रॉब्लम पता होगी तो ही हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की होती है गाइस। आप देखते हो कई बार स्टार्टिंग में हम लोग अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हैं, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है ऑटिज़म का। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सेंसेस में जो भी इंफॉर्मेशन उनकी सेंसेस के थ्रू उनके ब्रेन में जा रही है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। उनका ब्रेन बेसिकली इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है। इट मीन्स आप जो भी डायरेक्शंस दे रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, बच्चा उस चीज़ को समझने के लेवल पे होता ही नहीं है। वो सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक नॉर्मल इंसान को तो जैसे ही मतलब उसका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा होता है तो उसको इमीडिएटली समझ में आ जाता है, और वो इमीडिएटली अच्छे से रिस्पॉन्स करके उस टास्क को कंप्लीट कर देता है। अब ऑटिस्टिक बच्चे के ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको उसका ब्रेन अच्छे से प्रोसेस कर नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। इवन वो ध्यान तक नहीं देते हैं। और अब जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो लर्न भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होता है वो यही होता है कि बच्चा हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ध्यान दे, फॉलो करे, तभी बच्चे की जो एक्चुअल लर्निंग है वो स्टार्ट होती है। तो अब बारी आती है कि किस तरह से ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को हम लोग टैकल करेंगे और बच्चे को इस लेवल पे आएंगे ताकि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्स करे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हो, तो मैं बेसिकली अर्नब की बात करूं तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी। जैसे ही अर्नब 2.5 ईयर का था, तो बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आप उनको कुछ भी सिखाने के लिए बिठाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा सिटिंग नहीं करता है, और बच्चा बैठे बैठे भी वो इस तरह से हिलता रहेगा या कुछ ना कुछ करते रहेगा। मतलब वो पूरी तरह से काम डाउन नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, बच्चे को आपको ऐसे प्लेस पे बिठाना है। जैसे मैं कौन सा प्लेस यूज़ करती थी, अभी तो मैं जहाँ भी बिठाऊँ अर्नब अटेंशन देता है। तो वो टाइम पे जब हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी तो उसको बिठाना मुश्किल होता था, तो मैं उसको बेड के कॉर्नर पे बिठाती थी। कॉर्नर पे इस तरह से बिठाना है कि जहाँ पे वो कॉर्नर पे बैठा है उसके इस साइड पे भी दीवार हो और इस साइड पे भी दीवार हो और सामने से मैं बैठी हूँ। तो यहाँ से इंश्योर हो गया कि वो उठ के कहीं नहीं जाएगा। तो ये पहला सॉल्यूशन था मेरा। अब दूसरा ये है, अब उसके जो भागने के चांसेस हैं वो तो पूरी तरह से मैंने जीरो कर दिए। अब वो बैठा है लेकिन बैठ के भी वो इधर उधर हिल रहा है, उसकी मतलब प्रॉपर पोजीशन नहीं है, लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठा है, हैंड्स भी हिल रहे हैं। अब उसको कैसे टैकल करेंगे हम लोग? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिसको आपको प्रैक्टिस के साथ रिपीट कर करके बच्चा उस बिहेवियर को सीख के ट्रेन हो जाता है। तो सबसे पहले अब दूसरा टास्क है बच्चे का अटेंशन लाना। अटेंशन होगा तभी हम लोग जो भी हमने अपना इंटेंशन है हमारा कुछ भी सिखाने का, तभी हम लोग सिखा पाएंगे। तो अब हम लोग अटेंशन कैसे लाएंगे? अब बच्चे का भागने का चांस जीरो हो गया, अब मुझे अटेंशन लानी है। तो मैं हमेशा अर्नब को या तो आप टैपिंग करो या आप उसका हेड टर्न करो। अगर इधर उधर देख रहा है तो हेड आप जेंटली ऐसे हेड पकड़ के, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिवली नहीं करना है। उससे बेसिकली वही चीज़ होती है, बच्चे को शॉक लगता है, डर जाते हैं बच्चे आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपको जेंटली उसका फेस टर्न करके अपनी तरफ करना है, एंड हमेशा उसका आई कांटेक्ट
आपको लेने का कोशिश करना है। और उसके लिए बेसिकली कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमेशा आपको रिपीट करने हैं, यानी कि कुछ फ्रेज, ताकि लाइक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं अर्नब को हमेशा ये चीज़ यूज़ करती थी, उसको मैं हमेशा बोलती थी ऐसे पकड़ के मेरी आइज़ में देखो, मुझे आज भी आदत पड़ गई है, मैं ये फिंगर्स यूज़ करती थी उसको, तो अभी तो मैं बोलूँ भी नहीं तो भी वो समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है, इतना ट्रेन हो चुका है। तो दैट टाइम मैं उसको बोलती थी कि मेरी आइज़ में देखो, आपको अपनी आइज़ भी टच करनी है, ताकि स्टार्टिंग में ये भी पता नहीं होता है, बॉडी पार्ट्स का नॉलेज इतना जल्दी नहीं आता है। मेरी आइज़ में देखो, मेरी आइज़ में देखो, मेरी आइज़ में देखो, बार बार ये करना है आपको, मेरी आइज़ में देखो। और जो फ्रेज़ एक बार यूज़ कर रहे हो डेली वही यूज़ करो, ताकि बच्चा एक दिन उसका मीनिंग समझ जाए कि इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या है। तो आपको वो चीज़ करनी है। मैं बार बार वो चीज़ अर्नब को बोलती थी, मेरी आइज़ में देखो, मेरी आइज़ में देखो। तो एनी हाउ अर्नब कुछ टाइम के लिए आई कॉन्टैक्ट मुझे दे देता था। एंड देन अब आई कॉन्टैक्ट तो फिक्स हो गया, उसके चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट, अब वो बैठे बैठे भी हिल रहा है, उसके हैंड इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको हमेशा एक फ्रेज यूज़ करना है। मैं हमेशा उसको बोलती थी लेग्स क्रॉस करो, आपको ही लेग क्रॉस करनी है, हैंड फोल्ड करो, लेग्स क्रॉस करो, हैंड फोल्ड करो, लेग्स क्रॉस करो। आपको बताना है हैंड कैसे फॉलो करनी है। आज भी अर्नब जब भी पढ़ने बैठता है तो वो ऐसे बैठता है, उसको पता है हैंड्स फोल्ड करने का क्या मीनिंग है, उसको पता है लेग्स क्रॉस करने का क्या मीनिंग है, बिकॉज ये चीज़ वो बचपन से करते आ रहा है। तो स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप जब बोलने के साथ साथ रोज आप उसको बिठाते टाइम बार बार ये चीज़ बोल रहे हो, हैंड फोल्ड करो, लेग्स क्रॉस करो, हैंड फोल्ड करो, लेग्स क्रॉस करो, और बच्चा एक दिन उसका मीनिंग समझ जाता है, बिकॉज आप बोल भी रहे हो और उस इंस्ट्रक्शन को समझने में आप हेल्प भी कर रहे हो, तो बच्चा उसका मीनिंग समझ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका फुली अटेंशन हमारी तरफ, हमारी इंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए। एंड देन आपको ट्राई करना है, जो भी आप सिखा रहे हो, आप राइटिंग करा रहे हो, आप सॉर्टिंग करा रहे हो, आप आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो, वो चीज़ आपको फिर करनी है। अब होगा क्या, 5-10 मिनट के बाद, या इवन स्टार्टिंग में तो 5 मिनट के बाद फिर बच्चा इधर उधर देखना चला जाएगा। उसका जो बॉडी का जो आपने सेटअप बना के रखा हुआ होगा वो फिर से उस ट्रैक से बेसिकली बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, आपको रेपिटेडली वो चीज़ करनी है। जैसे ही उसका आई कांटेक्ट जा रहा है, आपको फिर से बोलना है मेरी आइज़ में देखो, मेरी आइज़ में देखो, लेग्स क्रॉस करो, हैंड फोल्ड करो। अब जब आप 5 मिनट्स के बाद बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हो और उसको अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में हेल्प भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ का मीनिंग समझ आता है। फिर क्या होता है, फिर नॉट ओनली जब आप उसको बिठा रहे हो तब वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, इवन जब आप दिन में वो अपना कुछ कर रहा है और आप बाहर से या दूर कहीं खड़े हो और दूर कहीं से बोल रहे हो अर्नब इधर देखो, अर्नब मेरी आइज़ में देखो। अब बच्चे को बैठे, जब आपने सिटिंग में उसको वो चीज़ सिखाई थी, बच्चे को वो दिमाग में चीज़ चली जाती है, और बच्चा जब आप दूर भी खड़े हो तो भी बच्चा टर्न करेगा और आपको आई कांटेक्ट देगा, बिकॉज उसको पता है कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है। तो इस तरह से रिपीट कर करके और वो इंस्ट्रक्शन जब आप फिजिकली बच्चे को समझाने की भी कोशिश करते हो तो बच्चा उन चीज़ों का मीनिंग समझ जाता है, फिर हैबिट हो जाती है। फिर आपको डेली वो चीज़ें बहुत रेयर में बोलनी पड़ती हैं कि हाँ मेरी आइज़ में देखो, या हैंड फोल्ड करो, क्रॉस करो। तो इस तरह से फुल अटेंशन जो है वो पाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आज भी अर्नब जैसे 1-1.5 घंटे का सिटिंग करता है, जब उसको राइटिंग या एकेडमिक का कुछ भी मैं सिखाती हूँ या कुछ और लैंग्वेज का सिखा रही हूँ, तो समटाइम्स ऑब्वियसली ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो बीच में उनका अटेंशन जाता ही है। समटाइम उसके बाल अपने हेयर पे चले जाते हैं और वो ऐसे ऐसे मेरी तरफ भी देख रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन उसके हाथ ऐसे चल रहे होते हैं, और बीच बीच में क्या होता है कि वो अटेंशन बुक से निकल के पूरा हेयर पे चला जाता है टचिंग करने के लिए। तो मैं फिर से उसको रिमाइंड कराती हूँ, अर्नब हैंड फोल्ड करो, अर्नब इधर देखो, यहाँ देखो, मेरी फिंगर पे देखो। तो ये सब आपको मतलब फ्रेज यूज़ करने होते हैं। अगर मैं बुक में उसको पढ़ा रही हूँ, बुक में कुछ दिखा रही हूँ, तो आप डेली यूज़ करो, मेरी फिंगर पे देखो। अगर मैं उसको बबली कुछ समझा रही हूँ, मेरी आइज़ में देखो, तो बच्चा धीरे धीरे ये मीनिंग समझ जाता है। तो दैट्स वाई आप देखते हो कि ये बच्चे जो हैं, जब भी आप सिखाते हो तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाता है इनका, बिल्कुल शांत तरीके से बैठ के आपको कोऑपरेट करने लगते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, जो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही थी उन चीज़ों को हमने बार बार रिपीट कर करके और उन इंस्ट्रक्शन को बार बार हेल्प कर करके समझाया। तो इस तरह से ये बेस्ट वे है फुल अटेंशन फाइंड करने मतलब बच्चे का फुल अटेंशन गेन करने के लिए। नाउ सेकंड थिंग क्या होती है गाइस, स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी होती है। 2 साल 3 साल का ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको आप बड़े बड़े सेंटेंस में मत बोलो। आपका जो फ्रेज है, अगर आप फ्रेज भी बोल रहे हो तो उसमें गिने चुने वर्ड्स ही होने चाहिए और वो वर्ड्स भी फुली टारगेटेड होने चाहिए। लाइक लेग्स फोल्ड, अगर मैं लेग्स की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, लेग्स में हैंड लगाओगे, लेग्स फोल्ड, उसकी लेग्स आप फोल्ड कर रहे हो बार बार, लेग्स फोल्ड, हैंड फोल्ड, आईज में देखो। और ये वर्ड्स भी आपको बिल्कुल स्लो मैनर में बोलने होते हैं ताकि बच्चा कैच कर सके और उस वोकैबुलरी को इमिटेट भी कर सके, जो आप बोल रहे हैं उसको वो इमिटेट भी कर सके। तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल, बीच बीच में आप बहुत कुछ बोलते रहोगे। 10 मिनट्स के बाद आप जैसे ही बच्चे को ब्रेक दे रहे हो या उसको आपने साथ में कोई रिवार्ड रखा है या आपने जस्ट पास में पानी रखा है, तो आपको क्वेश्चन आस्किंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिकॉज आप क्वेश्चन पूछोगे फर्स्ट टाइम, अगर उसका अटेंशन हुआ भी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और वो इरिटेट होगा। बार बार हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इरिटेट होने लगते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। बीच में ब्रेक आ रहा है तो आप बोलो उसको पानी पिएंगे, ऐसे नहीं बोलना है अभी हम पानी पिएंगे, बॉटल उठाया पानी पिएंगे। आपने 10 मिनट्स उसको कुछ भी करवा लिया, राइटिंग करवा लिया अच्छे से, उसने जितना भी आपको कोऑपरेशन दिया है वेरी गुड, ठीक है। एंड देन पानी पिएंगे, मम्मा मम्मी राइटिंग करेगी, या जो भी आप डॉट कुछ भी उसके लिए वर्कशीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो बीच बीच में आपको बोलते रहना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एट दैट टाइम आपने उसको उस पोजीशन पे रखा होता है कि उसका जो अटेंशन होता है वो बहुत अच्छा होता है और बच्चा जो फ्रेज आप धीरे धीरे बीच में बोल रहे होते हो उनको कैच करने लगता है। बिकॉज अटेंशन कंसंट्रेशन उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। और आप कुछ टाइम के बाद देखोगे जैसे ही आप 10 मिनट कुछ करवा के हटोगे, बच्चा खुद से बोलने लगता है पानी पिएंगे, बिकॉज उसने वो वर्ड्स कैच कर लिए हैं। तो इस तरह से धीरे 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 करके इनको इंटरेस्ट आने लगता है गाइस। एंड सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है, रिपीट करना। अभी कमेंट में किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मेरा बच्चा जो है वो एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, अगर उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं, ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो वो बताता है एप्पल, मैंगो, बनाना, वेजिटेबल बताता है, फ्लावर बताता है। लेकिन जब मैं उसको पूछती हूँ कि 5 एनिमल्स के नाम बताओ, तो वो एनिमल्स, वो 5 वेजिटेबल के नाम बताओ, तो वो वेजिटेबल फ्रूट्स को मिक्स कर देता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कैटेगराइजेशन बच्चे के दिमाग में नहीं गई होती है। मतलब उसको पता नहीं है कि बनाना एप्पल फ्रूट्स हैं या ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो ये सब वेजिटेबल हैं। तो ये चीज़ कैसे आएगी? आप बच्चे को अगर ऐसे समझाओगे कि हाँ ये एप्पल, बनाना ये फ्रूट है, ठीक है, तो बच्चा नहीं कैच करेगा उसको, वो नहीं समझेगा कि बेटा ये एप्पल, बनाना, मैंगो जो है ये फ्रूट है और ये जो है ये वेजिटेबल हैं, आप इकट्ठा करके भी रख दो। नहीं, वो चीज़ उसको कैसे आएगी? ये जो फ्रूट, एनिमल, वेजिटेबल, फ्लावर, ये जो 4 कैटेगरी हैं, वो वर्ड बार बार उनकी मेमोरी में जाना चाहिए रेपिटेटिव वे में। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी एप्पल फ्रूट, मैंगो फ्रूट, बनाना फ्रूट। अब बार बार उसके दिमाग में वो फ्रूट बढ़ जा रहा है, मतलब एप्पल के साथ भी फ्रूट लग रहा है, मैंगो के साथ भी फ्रूट लग रहा है, तो इट मीन्स ये जो 5 चीज़ें हैं ये फ्रूट कैटेगरी में आएगी। अब जब आप उसको पूछोगे कुछ दिनों के बाद कि 5 फ्रूट्स के नेम बताओ, तो ज़रूर बोलेगा वो एप्पल फ्रूट, मैंगो फ्रूट। अब वो ब्रिंजल के साथ फ्रूट नहीं लगाएगा, ब्रिंजल के साथ आपने उसको वेजिटेबल सिखाया है। तो इस तरह से जब भी आपको लगता है तो कि कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि जिससे कि वो जो वर्ड है पर्टिकुलरली बच्चा उसको बार बार सुने। तो रेपिटेटिव वे में बहुत ही अच्छी से लर्निंग होती है।
बीच में मुझे पता है काफ़ी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। एक दिन आपको लगेगा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद आप पूछो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन चला रहता है। तो अर्नब को भी काउंटिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। इवन उसको बैक काउंटिंग गाइज अभी आई 9 to 10 ईयर में, अब जाके उसको बैक काउंटिंग अच्छे से आया है। जब डिवाइड का उसको कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तब जब मुझे लगा कि अब तो बैक काउंटिंग नहीं आएगी तो वो डिवाइड भी नहीं कर पाएगा, मैंने फिर से ट्राई मारा और वो लगभग 1-2 महीने में बहुत अच्छे से सीख गया उसको बैक काउंटिंग को। तो स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, अभी चीज़ें आ रही हैं। तो समटाइम्स वो एज के अकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा ब्रेन मैच्योर होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आती है, तो समटाइम्स वो कुछ चीज़ें हैं वो बाद में करते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर तो नहीं बैठ सकती ना कि हाँ 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर की एज में उसको बैक काउंटिंग नहीं आई। कुछ बच्चों को आ जाती है और डिस्ट्रिक्ट बच्चों को भी आ जाती है, लेकिन अर्नब को मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था, अर्नब को नहीं आती थी, बहुत मुश्किल होती थी, तब नहीं आई। लेकिन अब जब मैंने थोड़ा सा एफर्ट्स किया तो अब आ गया। तो कुछ चीज़ों को आप फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एज वाइज अभी ये चीज़ें आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। तो आई होप ये जो वीडियो था ये बच्चे के फुल अटेंशन को गेन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा गाइस। सो थैंक यू फॉर टुडे।